नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने अपना 10वां यूनियन बजट पेश कर दिया है पार्लियामेंट में। अब इस 10वें यूनियन बजट में क्या क्या आपके लिए हाइलाइट्स है, क्या क्या की फीचर्स है, जितना मैं इस बजट को समझ पाया हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपसे छीनने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने या फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने या फिर कह लीजिए वित्त मंत्री ने 2022-23 का यूनियन बजट पेश कर दिया है पार्लियामेंट में। अब सबसे पहले इसके हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या इस चीज में आपको मिलने वाला है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो चीज इस बजट में बताई गई है वो है 5G रोल आउट। अब 5G रोल आउट मतलब मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि कब 5G स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंसिंग रहेगा वो सब निकलेगा और कैसे निकलेगा। तो फाइनली निर्मला सीतारमण जी ने बता दिया है कि 5G स्पेक्ट्रम बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है। और इससे आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे अभी 4G आया था उस समय हम लोग वीडियो कॉल कर सकते थे, और कोरोना पैंडेमिक में आप समझ सकते हैं यार कि वीडियो कॉल और उससे हमारे बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ है। मतलब वो एजुकेशन के मामले में, हर चीज़ के मामले में, जूम कॉल, जूम मीटिंग्स, ये सब 4G था इसलिए कर पाए, और अभी 5G आने वाला है। तो आप सोच लीजिए कि हमारी कंट्री कितनी हाईटेक और कितनी एडवांस होने वाली है। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि 5G स्पेक्ट्रम के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब दूसरी हाईलाइट ये है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये कृषि से रिलेटेड है या फिर फार्मिंग से रिलेटेड है। आप जैसे समझ सकते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो किसान लोग खेती करते हैं या जो क्रॉप्स उगाते हैं, उन क्रॉप्स में ये लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं क्योंकि कीट नहीं लगे या फिर उसमें कीड़े नहीं पड़े, तो ये लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। और उसके उलट ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें ये सब चीज़ें बहुत ही नॉमिनल इसमें यूज़ होती है या तो नहीं भी होती है। तो गवर्नमेंट अभी केमिकल फ्री किसानी को प्रमोट करने के लिए भी एक इनिशिएटिव ले रही है, ऐसा इस बजट में कहा गया है। तो मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, जिससे कि हमको जो खाना है उसके पौष्टिक आहार ज़्यादा मिल पाए, उसके वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ये पेस्टिसाइड खाने की वजह से वो ना हो, उसके ऊपर में भी ये बजट खड़ा हुआ है। तो ये सेकेंड हाईलाइट मैंने निकाला इस बजट में से। थर्ड और फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ई पासपोर्ट्स। ये मुझे बहुत पसंद आया है ये वाला पॉइंट, क्योंकि आप सोचिए कि आप पहले जब आपको कहीं विदेश कंट्री में ट्रैवल करना होता था तो आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए इतनी झंझट लगती थी, और बिचौलिए, दलाल, इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करते हुए चलना पड़ता था। उनके अलग पैसे देने पड़ते थे और गवर्नमेंट को अलग पैसे देने पड़ते थे। अभी ऐसा हो गया है कि ई पासपोर्ट जनरेट आप कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे, अपने नेट के थ्रू आप अपना पासपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग डिजिटलाइजेशन में एक बहुत लंबी छलांग मारने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। आपको पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिसेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर आपको पासपोर्ट आपके घर पे ई पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद में आते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट आता है एजुकेशन सेक्टर में। अब एजुकेशन सेक्टर हम लोग जानते हैं कितना प्रभावित हुआ है 2019 से, क्योंकि 2019 के एंडिंग में या 2020 के स्टार्टिंग में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी थी, और 2020 से लेकर आज तक हमारे जो भी यंग लड़के हैं, जो 3 साल 4 साल के लोग हैं, वो स्कूल का चेहरा ज़्यादा देख नहीं पाए। उनको घर पे बैठकर ही पढ़ना पड़ रहा है। इस वजह से उनकी राइटिंग, रीडिंग, इन सब की आदत छूट चुकी है। वो लोग सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करने में बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं पेन कैसी पकड़ना है, लिखना कैसा है, हैंडराइटिंग कैसी है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज़ का तोड़ निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन फॉर ऑल। ऑनलाइन एजुकेशन मतलब जैसे आप टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न में बच्चे कई सारे चैनल्स देखते हैं, उनकी फेवरेट चैनल होती है तो वो बैठे रहते हैं। तो हर एक रीजनल लैंग्वेज में टेलीविज़न पे आपको एक ऐसी चैनल मिलेगी जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेगी। मतलब टीवी लगभग सबके घर में होता ही है, तो उस टीवी के ज़रिए गवर्नमेंट एजुकेशन को प्रमोट करने जा रही है। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से।
इसके बाद का जो पॉइंट है, इससे मैं थोड़ा सा नाराज नहीं कहूँगा, बट इससे मैं थोड़ा सा ना सेटबैक में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है ऐसा कैसे हो गया। बट हाँ, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स और 1% TDS काटने का ऐलान कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो लीगल हो गया है। क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर आप किसी चीज़ से कमाई कर रहे हो तो उस कमाई के ऊपर में टैक्स लगाना ये मेरा अधिकार है। इसलिए इन्होंने 30% टैक्स लगाया है क्रिप्टो से। मतलब मान लीजिए कि आपने क्रिप्टो से 1 लाख रुपए की अर्निंग किया है, तो आपको 30,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को एज टैक्स देना पड़ेगा। 1% उसमें TDS कटेगा और बाकी जो बचेगा वो आप स्पेंड कर सकते हो, आपका वाइट मनी है। तो क्रिप्टो के मामले में ये एक है, अभी तक बैन हुआ नहीं है। बहुत सी अटकलें थी कि ये बैन हो जाएगा, नहीं हुआ है अभी। आगे क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद में और एक चीज़ बहुत बड़ी आई है इसमें सामने, वो ये है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि RBI खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए ये करेंसी चलेगी और उस करेंसी का नाम रूपी होने वाला है। अभी तक तो ऐसा ही पता चला है कि रूपी कॉइन ये RBI लॉन्च करने वाली है, और वो लॉन्च होने के बाद में हो सकता है कि आपको क्रिप्टोज में ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके आपको इसमें रेगुलेशंस और बढ़ते हुए मिल जाए। तो RBI खुद की जब क्रिप्टो ला लेगी, इस वजह से शायद इस पर टैक्स बढ़ाया गया है। और हाँ, अभी आप बिटकॉइन, इथेरियम, इसको आप नॉर्मल करेंसी के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कोई भी सामान खरीदने, लेन देन के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये अभी उन्होंने बता दिया है। अब इसके बाद का जो हाईलाइट मैंने निकाला है वो ये है कि LIC का IPO, जिसके लिए हम सब लोग वेट कर रहे हैं, LIC का IPO बहुत जल्द आने वाला है। जी हाँ, LIC का IPO बहुत जल्द आने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली ये साल या अगले साल के स्टार्टिंग में LIC का IPO आ जाना चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये खुद बताया है कि LIC का IPO जल्द आने वाला है, और LIC का IPO लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट की अर्निंग और उसका एक्सपेंस। अर्निंग कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। अब उस फिस्कल डेफिसिट को काउंटर करने के लिए ये लोग LIC का IPO लेकर आ रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत कम हो जाए हमारा। अब पानी तू पी और पी। उसके बाद में ये लोग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लेके आए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अभी सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता था ना कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता था उसको प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं चार्ज कहाँ करूँगा, और अगर मुझे लंबे टूर पे जाना है तो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं रास्ते में चार्ज कहाँ करूँगा। और बाई चांस मुझे चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाए तो उस चार्जिंग स्टेशन में मैं किस तरीके से इतना देर वेट करूँ, क्योंकि चार्ज होने में मिनिमम 4 से 5 घंटे मिनिमम तो लगते ही है। तो इसके लिए इन्होंने एक नई पॉलिसी लाई है, वो है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। मतलब आप अपनी गाड़ी का जो बैटरी रहेगी, जो डेड हो जाएगी, वो आप उस चार्जिंग स्टेशन पे छोड़ दीजिए, वहाँ से नई बैटरी ले लीजिए, वो अपने गाड़ी में लगाइए, फिर जब उसकी चार्जिंग उतर जाए वापस स्टेशन में जाइए, फिर दूसरी ले लीजिए। इसको बोलेंगे कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। मतलब आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जाइए, अपनी बैटरी दीजिए और चार्ज वाली बैटरी ले लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप बहुत अच्छा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में 34% बढ़ाया गया है जो अमाउंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितने भी रोडवेज है, हाईवेज है, जितने भी फ्लाईओवर्स है, मेट्रोज है, ये सब चीज़ें जो भी नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर रही है, जो भी देश भर में जहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उस लिए भी फंड्स बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा इंटरलिंक रिवर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। इंटरलिंक रिवर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के बीच में रिवर लिंक एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। मतलब बहुत आसान हो जाता है ना, कोई रिवर के ज़रिए अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो फास्ट ट्रैवल हो जाएगा, उसके बाद में आपका ईंधन बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका समय बचेगा, ट्रैफिक से आपको राहत मिल जाएगी। तो इस वजह से इसको प्रमोट करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
प्रधानमंत्री आवास योजना को भी पैसे दिए गए हैं, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी पैसे आवंटित किए गए हैं। हम जानते हैं कि गरीबों के पास में अपना घर नहीं होता और उनको घर देने के लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपीस इस बजट में रखे हुए हैं, जिससे जो भी गरीब है, जो भी शोषित है, जो भी वंचित है, उनको अपना पक्का मकान मिल जाएगा। उस वजह से 48,000 करोड़ रुपीस इस बजट में रखे गए हैं उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं, आप जिसकी वेट कर रहे थे कि मिडिल क्लास आदमी को क्या मिल रहा है। समझे? देखा भैया ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिसको शक है वो अंदर आके देख ले। खुले दर्शन है भैया। आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा है तुम्हारे लिए? चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या बाबू भैया? टैक्स में रियायत तो नहीं मिल रही है, टैक्स स्लैब्स तो चेंज, कोई टैक्स और बढ़ाया तो नहीं गया है। तो सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना कोई टैक्स बढ़ाया गया है, ना टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, ना कुछ हुआ है। यूँ समझ लीजिए कि मिडिल क्लास आदमी को कुछ भी नहीं मिला है इस बजट में। ये ज़रूर कहूँगा कि ये बजट आपको ज़रूर ऐसा सामने से लुभावना नहीं दिखता होगा। भले इतने सारे स्टेट्स में चुनाव हैं, बट मोदी गवर्नमेंट ने उन चुनावों को नज़रअंदाज करते हुए भी एक दूरदृष्टि वाला बजट पेश किया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे अपने एक ट्रेंड चलता आ रहा था, वो ट्रेंड ये था कि जब जब कहीं चुनाव रहेगा ना, तो टैक्स स्लैब में कम कर दो और टैक्स में रियायत दे दो, मिडिल क्लास आदमी को ये दे दो, वो दे दो। पर आप खुद सोचिए, जब हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा है, हम लोग उस समय टैक्स में छूट की मांग नहीं कर सकते, हमारा देश ऐसे से बर्बाद हो जाएगा। तो ये न्यू ट्रेंड सेट करने की कोशिश की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट बहुत अच्छा है फ्यूचर के लिए। प्रेजेंटली अगर आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये इतना लुभावना बजट नहीं है, इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, इसके कई सारे आपको आगे जाके इफ़ेक्ट्स देखने मिलेंगे। प्रेजेंटली ये कह सकता हूँ कि ये बजट बहुत अच्छा है। सिर्फ एक पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा, वो है क्रिप्टो के मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स और 1% TDS लगाना, पता नहीं, मुझे शायद ये रेगुलेशंस लाने का इनका बहुत बड़ा तरीका है। पर बाकी अदरवाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है बजट। हाँ, एक चीज़ इसमें ज़रूर कहूँगा कि जनता को लुभाने के लिए ये बजट नहीं है। ये बजट है देश को फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए या गति प्रोवाइड करने के लिए। कई लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया है, इसको मैं 0 नंबर देता हूँ बजट को। पता नहीं राहुल गांधी को बजट समझ में भी आया है या नहीं। इसके अलावा शशि थरूर ने कुछ चीज़ों का स्वागत किया है, बट उन्होंने भी कहा है कि ये बजट आम आदमी के लिए नहीं है। उसके उलट प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये बजट आम आदमी, गरीब, शोषित और सब लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बहुत ही दूरदृष्टि वाला बजट है। जनता को लुभावने वादे करने के लिए नहीं ये बजट दिया गया है। ये बजट फ्यूचर इंडिया के लिए बनाया गया है। अब आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार बजट बहुत अच्छा है, बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय क्रिप्टो के। और अगर आपको मिडिल क्लास आदमी के नज़रिए से भी सोचना है ना, तो यार थोड़ा सा बर्डन मिडिल क्लास आदमी पे पड़ेगा, बट ये तो हम सालों से सहते आ रहे हैं। थोड़ा सा इंडिया के फिस्कल डेफिसिट को अगर ठीक ठाक करना है ना, तो थोड़ा सा बर्डन सहना पड़ेगा। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जितने हाइलाइट्स मैंने निकाले थे, जितने पॉइंट्स मैंने समझाए थे, सही से आप तक पहुँचे हो। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 11 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।